तो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो रे ऑप्टिक्स की डेरिवेशन की वीडियो बहुत डिमांड आ रही थी आप लोगों की। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ रे ऑप्टिक्स की जितनी डेरिवेशन है उनको करवाने वाला हूँ। वन शॉट रहने वाला, बट वन शॉट थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्ट फर्स्ट करेंगे। मीन्स दो पार्ट के अंदर आपको डेरिवेशन मिलने वाली है। तो पार्ट फर्स्ट में आज हम कहाँ तक करेंगे, पावर तक करेंगे एंड उससे आगे प्रिज्म एंड साथ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का अलग से वीडियो आएगा। ठीक है, तो साथ में बस मैं यही बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। साथ में जो आपका टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चैट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको पीडीएफ वहीं पर मिलती है। चाहे वो आपकी नोट्स की पीडीएफ हो, शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ हो, अब 1 पेजेस के नोट्स आने वाले हैं, वो भी आपको वहीं पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं किसको, डेरिवेशन का वन शॉट पार्ट रहेगा फर्स्ट, रे ऑप्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स की डेरिवेशन में। जो पहला टॉपिक हमें करना होता है वो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसको पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्या नहीं होता, ये चीजों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ डेरिवेशन की बात करेंगे। वैसे तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफाइन करता है, बताता है कि जो आपकी लाइट है वो कितनी बेंड होगी। ठीक है, बट उन चीजों पे नहीं जाएंगे क्योंकि थ्योरी के लिए हमने अलग से वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करते हैं म्यू से। किससे शो करते हैं? म्यू से शो करते हैं। मान लीजिए आप फर्स्ट मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, मीन्स रे जा रही है, तो आप इसको लिखोगे 1 2 एंड होगा क्या, यहाँ पर होता है ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो होता है। ठीक है, एंड इस 1 2 को कैसे लिख सकते हैं? इस 1 2 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इसको साइन आई बाय साइन आर से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जिसका डेरिवेशन बस इतना ही है, एक तरह से फॉर्मूला है। आगे जो आता है हमारे पास वो आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसको लिखते हैं म्यू से। किससे लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं। क्लियर है? सर बता तो दिया ऊपर, थोड़ा अलग वे में देखिए। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर आप एयर बोल सकते हो, टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन मीडियम मीन्स आप ये बोल सकते हो कि जो म्यू है वो c बाय वी है। जो म्यू है वो क्या है? c बाय वी है। क्लियर? इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जितनी डेरिवेशन है, फॉर्मूले हैं, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको समझते हैं ध्यान से। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, देखिएगा इसमें क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जब क्या होता है कि आपकी रे मल्टीपल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन को फॉलो कर जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है बेटा, वहां पर वो रे जिस रे पाथ से एंटर करती है, मतलब आते हुए जो पाथ फॉलो करती है, सेम वही पाथ वो रिवर्स हो जाती है जो मल्टीपल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो कैसे होता है देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंटरफेस लेंगे, देखिएगा। देखिए, तो यहां पर हम बनाएंगे एक इंटरफेस इस तरह से। ठीक है, ये इंटरफेस बनाया। किसके इंटरफेस है? जो दो मीडियम्स को अलग अलग कर रहा है, तो इसलिए यहां पर हमने बना दिया इंटरफेस। क्लियर है? इस तरह से हमने इसको बना दिया। ये नीचे क्या है? वाटर है। नीचे क्या है? वाटर है, जिसको हम W से शो कर रहे हैं। ऊपर क्या है? एयर है, जिसको हम A से शो कर रहे हैं। मीन्स ऊपर आपके पास रेयर मीडियम है, नीचे आपके पास कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। क्लियर है? एक रे फॉल होगी ऐसे, कहीं से इस तरह से फॉल कर रही है ऐसे, तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बने, ये इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है? ये इंसिडेंट रे है ये। क्लियर है बेटा? ठीक है, एंड यहां पर है आपके पास क्या? नॉर्मल। ये कौन है? नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल बनाया किसके साथ? जो
इंटरफेस है उसके साथ, ठीक है। अब देखो रे आपकी रेयर टू डेंसर जा रही है, तो ये सीधी जाने के बजाय थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। कहाँ बेंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जैसे ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, इसने यहाँ पर एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड यहाँ पर हमने यहाँ पर रख दिया एक प्लेन मिरर। क्या रख दिया? एक प्लेन मिरर रख दिया। एंड ये प्लेन मिरर इस तरह से रखा है कि यहाँ पर एंगल जो है वो बन रहा है आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे फॉल कर रही है किसी मिरर के ऊपर रे, तो कॉमन सी बात है कि इंसिडेंट रे फॉल कर रही है 90 डिग्री पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन में क्या हुआ? 90। तो रिफ्लेक्शन के केस में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, उस वो भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इसलिए रे वापस चली गई इस तरह से इसी पाथ के ऊपर। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लिखते कैसे हैं? मान लीजिए जब हम कहां से कहां जा रहे हैं? एयर टू वाटर जा रहे हैं। जब हम कहां से कहां जा रहे हैं? एयर टू वाटर, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे कैसे? एयर टू जा रहे हैं वाटर, क्या होगा? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें जब रे यहां से वापस गई है तो वाटर टू एयर गई है, तो कैसे लिखेंगे? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इंसिडेंस एंगल कौन हो गया? अब इंसिडेंस एंगल ये हो गया है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास आर, नीचे हुआ साइन आई। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें? देखो हमें मिल जाएगा म्यू, क्या होगा? ए डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहां से हमें पता लगा कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं ए डब्ल्यू का, तो वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू ए करके लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हो गया। अब करते हैं लेटरल शिफ्ट, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, चलिए। तो अब करेंगे हम लेटरल शिफ्ट। एक बार देख लेता हूँ मैं वहां तक कहाँ तक ये दिखाई दे रहा है। आई थिंक पूरा बोर्ड ही कवर हो रहा है, यहाँ तक होगा शायद। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या आता है? वो आता है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या है? व्हाट इज लेटरल शिफ्ट? लेटरल शिफ्ट आप एक तरह से ये बोल सकते हो कि लेटरल शिफ्ट जो है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस के बीच में? बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे के बीच का है ये, ठीक है। मीन्स यहां पर हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? यहां पर हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। क्या कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। ग्लास स्लैब हम कर रहे हैं। ये होता है आपके पास लेटरल शिफ्ट होता है। क्या होता है? लेटरल शिफ्ट होता है। इसके बाद नॉर्मल शिफ्ट आता है जो कि हमारा हम कॉइन की फॉर्म में करते हैं, वाटर के अंदर डाल देते हैं उसको, वो करेंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? ग्लास की स्लैब बनाएंगे इस तरह से। ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। जिसकी थिकनेस कितनी है? जिसकी थिकनेस है टी, स्मॉल टी। कितनी थिकनेस है? स्मॉल टी है। कॉमन सी बात है, ये ग्लास है तो ये कौन सा मीडियम होगा? ये डेंसर मीडियम होगा। कौन सा मीडियम होगा? ये डेंसर मीडियम होगा, जिसको हम नाम दे देते हैं सेकंड। यहाँ बाहर कौन है? एयर है, तो ये रेयर होगा जिसको नाम दिया फर्स्ट। क्लियर? तो सबसे पहले एक रे फॉल हुई इस तरह से, यहां से एक रे ऐसे फॉल हो गई, ठीक है। थोड़ी सी इसको और एडजस्ट करते हैं ताकि डायग्राम अच्छे से बने। इस तरह से ये फॉल हो गई, ठीक है। तो ये रे जानी कहाँ चाहिए थी भाई? ये रे जानी तो ऐसे चाहिए थी, ये ऐसे जानी चाहिए थी बिल्कुल, ठीक है। बट ये रे क्या होगी? यहां पर बनाते हैं हम नॉर्मल। क्या बनाया? नॉर्मल। ये है नॉर्मल। यहाँ पे इंसिडेंस एंगल हुआ, क्या हुआ? इंसिडेंस एंगल हुआ, ठीक है। इस नॉर्मल को थोड़ा आगे तक कर दो क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में ये मेन पार्ट जो है प्ले करेगा यहाँ पे। तो अब रे रेयर टू डेंसर जा रही है तो कहाँ मुड़ेगी? थोड़ा सा ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ के थोड़ी ऐसे शिफ्ट हो गई। क्लियर है जी? ऐसे शिफ्ट हो गई तो यहाँ पर आ गई आपके पास क्या? रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर फॉल कर रही है तो दोबारा से ये कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। तो यहाँ से कैसे हो जाएगी? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब वो डेंसर से रेयर आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगी, ऐसे। मीन्स आप ऐसे देख सकते हो कि ये क्या होगी? रे ये पैरेलल हो गई है। देखो ये रे जो होगी ये हमारी पैरेलल रे होगी, ठीक है।
यहाँ पर क्या होगी, ये पैरेलल। तो ये जो है हमारी इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। एंड जो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें मिलती है, मीन्स फाइनल रे जो है वो होती है एमर्जेंट रे। कौन सी रे है, ये एमर्जेंट रे है। क्लियर है। चलिए, तो हमें क्या करना होता है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस ही तो हमें निकालना होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम नाम देते हैं क्या, डी का नाम देते हैं। किसका नाम दे देते हैं, डी का। तो पहले इसको नेमिंग कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर इसको बोल दिया क्या, ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये सी पॉइंट है, डी हमने ले ही रखा है। एंड इसको नाम दे दो, इस एन को यहाँ से हटा दो, उसका कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या लिखने हैं, एंगल पूरे करने हैं। ये इंसिडेंस एंगल है आई, इसको बोल देते हैं आर। तो ये एंगल कितना होगा भाई, ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक रे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, उसमें ऐसे एंगल बना हुआ, ये आई हुआ तो ये भी आर हुआ, बट ये दोनों इक्वल होते हैं ना, तो दैट्स वाई इसमें से अब डिवीजन हो रही है। तो डिवीजन हो रही है तो एक एंगल हमने बता दिया, तो कॉमन सी बात है, इतना बचा कौन है, मीन्स ये एंगल बराबर होते हैं पूरे के, तो कॉमन सी बात है यहाँ पे आई माइनस आर आएगा, ठीक है। तो इसलिए आई माइनस आर हो गया, ठीक है। अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, यहां पर एंगल कितना होगा, यहां पर कितना होगा, आर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, आर होगा। वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, तो इतना होगा। अब देखिए बेटा क्या करना है, हमें निकालना है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना है। तो ये है किस ट्रायंगल में, ये है ट्रायंगल एबीसी के अंदर। कौन से ट्रायंगल में है ये ट्रायंगल ए बी सी के अंदर है। तो देखो हमें ये चीज निकाली है, ये कौन है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, जो कि साइन कंपोनेंट से निकलेगा। तो साइन कंपोनेंट को कैसे लिखेंगे, साइन एंगल इज आई माइनस आर, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज दिस, कौन है, ए बी है, परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, सॉरी बी सी है, जिसको हम नाम दे रहे हैं डी। नीचे के आपके पास हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज इज ए बी, हाइपोटेन्यूज इज ए बी, ठीक है। तो मीन्स आपके पास डी कितना आ गया, डी आ गया ए बी साइन आई माइनस आर आ गया, आई माइनस आर आ गया। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आ गई कि डी कितना आ गया आपके पास, ए बी साइन आई माइनस आर। अब एक बात देखो ना, अब आपको ए बी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको साइन तो निकल गया, मतलब डी तो आपने निकाल लिया, अब उसमें इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो ए बी निकालते हैं ना। तो ए बी को कैसे निकाल सकते हैं, ए बी कहां पर है, ये रहा ए बी। अब इस ट्रायंगल का हमने यूज कर लिया, तो अब कॉमन सी बात है इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। ट्रायंगल कौन सा है अब हमारे पास, ए एन बी का यूज करेंगे, इसमें से हम निकालेंगे ए बी। तो फर्स्ट अभी हमें ये देखना है कि कौन सा कंपोनेंट निकाले, साइन निकाले या कोस निकाले। देखो अगर हम साइन कंपोनेंट निकालेंगे तो फिर से वही क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। बट अगर आप साइन कंपोनेंट निकालते हो तो जब ये कंपोनेंट आपके पास आ रहा है, तो एन बी या बी एन जिसको आप बोल रहे हो, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो कॉमन सी बात है हम यहाँ पे कोस निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे सर, बताता हूँ। देखो भाई, जब हम कोस निकालेंगे तो कोस क्या होता है, बेस इज दिस। क्यों, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये कॉमन सी बात है, बेस हुआ, ये हुआ ए बी क्या, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेस लिखेंगे, बेस कितना है, ए एन, जिसको हम लिख सकते हैं टी। इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू पता थी, तो इसको हमें फालतू चीजें जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे क्या है, नीचे ए बी, नीचे है आपके पास ए बी, मीन्स यहां से आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई, जो क्या होगी, टी अपॉन कॉस आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू क्या होगी, टी अपॉन कॉस आर, एंड यहां पर है साइन आई माइनस आर। तो ये हो गया आपके पास नॉर्मल शिफ्ट। नेक्स्ट हमें करना है नॉर्मल शिफ्ट। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक किए बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया, उनकी डेरिवेशन अच्छे से कर ली। अब आएगी नॉर्मल शिफ्ट की बारी। नॉर्मल शिफ्ट क्या है कि जैसे हमने छोटा होते हुए किया था कि एक गिलास लेते हैं, मीन्स एक ऐसा बीकर लेते हैं जो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें आप लिक्विड डालते हो, पानी डालते हो, उसमें कॉइन डाल के जब आप ऊपर से देखते हो तो सही एक्चुअल पोजीशन में दिखता है, लेकिन जब आप उसको किसी एंगल से देखते हो वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, अपनी एक पोजीशन पर दिखाई देता है, उसे बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बीकर बना लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, इस तरह से ये बीकर है, क्लियर है, ऐसे ये बीकर है। अब इसके अंदर हमने इसके अंदर बना दिया वाटर का लेवल बना दिया, इस तरह से, ये वाटर लेवल है, ठीक है, ऐसे। तो यहां पर वाटर है, तो मतलब ये हो गया डेंसर, ये क्या हो गया, डेंसर हो गया, क्योंकि ये वाटर है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ म्यू। बाहर एयर है, क्या है, एयर है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
कितना हुआ, म्यू ए हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेरर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रेरर बोल रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसको हम कॉइन भी बोल सकते हैं। ये क्या है, कॉइन है, जिसको हम ओ नाम दे रहे हैं ऑब्जेक्ट। जब मैं आई ने इसको यहाँ से देखा, आई ने जब इसको यहाँ से देखा, जब आई ने इसको, ठीक है, तो क्या सब हुआ, बिल्कुल जब सामने ऊपर से देख रही है आई, ऐसे यहाँ से बिल्कुल सामने से, ठीक है, तो जितने एंगल पे वो देख रही है, बिल्कुल 90 पे देख रही है, तो 90 पे रे जो आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो इसलिए वापस रे इस तरह से चली जाती है, मतलब एक्चुअल पोजीशन पे दिखता है। लेकिन अगर रे साइड से देखें तो क्या होगा, सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि जो रेज होती हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट से हमारे पास आती हैं, मतलब हमारी आईज में आती हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से रे यहाँ से चली एंड यहाँ पर जाएगी। जैसे ही रे यहाँ से चली यहाँ पर गई, ठीक है, जैसे ही रे यहाँ पे गई तो यहाँ पे हमने बना दिया नॉर्मल। अब कहाँ से कहाँ जा रही है रे, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो मतलब अब नॉर्मल की तरफ जाने की बजाय नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ये सीधी जाती हुई इधर मुड़ जाएगी, तो मतलब ये मुड़ गई ऐसे। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं ताकि डायग्राम बढ़िया बन जाए आपका। ठीक है, देखिएगा इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। तो ये यहां से जाते हुए इस तरह से थोड़ी सी नॉर्मल से दूर हट गई। क्लियर है। अब एक बात बताओ भी, अब आई यहां से देख रही है, आई यहां से देख रही है, तो आई को क्या लगता है, आई को क्या लगता है कि जो आपकी रे है वो आपकी रे वो कहां से आ रही है, मतलब वो यहां से, मतलब उसको लगता है आई को, तो वो रे यहां पर रखी हुई है, मीन्स यहां से आ रही है, ऐसे ऐसे मैं बोल सकता हूं। मतलब आई को लगता है कि इमेज यहां पर है, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, तो इमेज बन गई आपकी यहां। क्लियर, समझ गए। एंड जो ये पानी की डेप्थ है इसको मैं नाम दे देता हूं कितना, टी नाम दे देता हूं। कितना नाम दे देता हूं, टी नाम दे देता हूं। ये कैपिटल टी है मेरे पास। तो बस हो गया आपके पास। सबसे पहले नेमिंग कर लो ए, इसको लिखो बी। क्लियर है। अब पहले एंगल बना लो। एंगल कौन सा बनाओगे, यहां से रे चली तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल, ये इंसिडेंस एंगल हुआ जिसको हमने आई बोल दिया। ठीक है, इसको हमने आई बोल दिया। तो ये कौन सा एंगल हुआ, ये आपका रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहाँ पर भी कितना एंगल हुआ, आपका रिफ्रैक्शन एंगल हुआ। ये आई एंगल है, तो यहाँ पे भी कितना एंगल हुआ, आपका आई एंगल हुआ। क्लियर है, समझ गए। क्योंकि एक पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में इस तरह से आपने लाइन लगाई, तो ये एंगल सेम होंगे। कॉमन सी बात है कि ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। तो इस प्रोसेस के अंदर, पूरे के अंदर क्या करना है, इस नॉर्मल शिफ्ट के अंदर सिर्फ आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ स्नेल लॉ यूज कर लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बोला कि रे कैसे चल रही है, आइस कहां से देख रही है, एयर टू वाटर देख रही है, बट हमेशा रेस कहां से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है। तो ऑब्जेक्ट रखा वाटर में, तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ का अप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमें, देखो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका कहां से कहां लिखना पड़ेगा, आपको वाटर टू एयर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रे चल रही है ना, वाटर टू एयर। तो क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर होगा, साइन आई बाय साइन आर होगा। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ जो ये साइन आई बाय साइन आर दिया हुआ है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना। मीन साइन आई की वैल्यू निकाल लो, साइन आर की निकाल लो, एंड यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो साइन आई की वैल्यू निकालते हैं, साइन आई। तो साइन आई कहाँ पे होगा, पहले साइन आई की वैल्यू निकालते हैं। साइन आई ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये आई है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो कॉमन सी बात है ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस एंड ये आपका बेस है। तो यहाँ इस कंपोनेंट से, इस ट्रायंगल से निकल जाएगा आपके पास साइन आई। तो साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इज ए बी, हाइपोटेन्यूस इज ओ बी, हाइपोटेन्यूस इज ओ बी। क्लियर, ये हो गया साइन आई। साइन आर की अगर हम बात करें, साइन आर की अगर हम बात करें, तो आर किधर है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में। ठीक है, सेम वही है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस एंड ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो साइन आर कैसे लिखेंगे, साइन आर वही परपेंडिकुलर इज ए बी एंड नीचे आएगा आपके पास क्या, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज आई बी। दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू वाटर टू एयर क्या बन गया, साइन आई। साइन आई इज ए बी बाय ओ बी, एंड यहाँ पर आर कितना है, ए बी जो आई बी है वो चला गया यहाँ, तो ए बी से चला गया ये। ठीक है, मीन्स आपके पास जो म्यू की वैल्यू आई वाटर टू एयर वो कितनी आई है, आई बी अपॉन ओ बी आई है, आई बी अपॉन ओ बी आई है।
ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर एक बात देखो, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ये लिखना चाहता हूँ कि जो आई बी है, जो आई बी है वो नियरली इक्वल है किसके, ए आई के। किसके इक्वल है, ए आई के इक्वल है। एंड जो आपका ओ बी है वो नियरली इक्वल है किसके, ओ ए के। ओ बी जो है वो नियरली इक्वल है किसके, ओ ए के। क्लियर है कि ओ बी नियरली इक्वल है किसके, ओ ए के इक्वल है। क्लियर है। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा अवॉइड करें, ये चलता रहता है घर के अंदर, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद क्या होगा, हम इस पे पुट कर देते हैं। पहली बात तो इसको ऐसा क्यों लिखा गया, ये एक छोटा सा बीकर है जिसमें ये सब प्रोसेस हो रहा है। तो रेस बड़ी दूर दूर नहीं होती है, बहुत पास पास होती है। तो कॉमन सी बात है कि जो ये एंगल होंगे बड़े छोटे होंगे, ये एंगल जो होंगे बड़े छोटे होंगे, मतलब इस तरह से होंगे कि रेस बिल्कुल पैरेलल आपको शो हो रही होंगी। तो दैट्स व्हाई हम लिख सकते हैं कि आई बी नियरली इक्वल टू ए आई एंड ओ बी इज नियरली इक्वल टू ओ ए। तो हमने ये लिख दिया। तो म्यू कैसे बन गया, म्यू हो गया वाटर टू एयर। क्या हो गया, आई बी को क्या लिख दिया, ए आई, नीचे लिख दिया आपने ओ बी को ओ ए। क्लियर। बट मैंने क्या बोला था आपको कि आई आपको कहां से कहां देख रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहां से कहां देख रही है, एयर टू वाटर देखती है ना आई। तो एयर टू वाटर लिखते हैं इसको। तो एयर टू वाटर लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एयर टू वाटर लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 अपॉन करके लिख दें, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए आई हो जाएगा। ओ ए अपॉन ए आई मीन्स जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर टू वाटर वो क्या होगा, ओ ए। ओ ए इज द एक्चुअल डेप्थ। क्या है, एक्चुअल डेप्थ। ये है आपके पास एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। एंड ए आई, ए आई ये एप्रेंट डेप्थ है हमारे पास। क्या है, ये एप्रेंट डेप्थ है। क्लियर। तो ये बन गया आपके पास क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आपकी लाइट रे कहां से कहां चल रही है, एयर टू वाटर चल रही है। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं कि नॉर्मल शिफ्ट क्या हो। नॉर्मल शिफ्ट मतलब ये शिफ्टिंग, ये जो ओ आई है इसको हम नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। तो पहले हम इस नॉर्मल शिफ्ट को निकालते हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट आप कैसे निकाल सकते हो, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा कि एक्चुअल डेप्थ मतलब ओ ए में से अगर मैं माइनस कर दूं किसको, ए आई को, तो मेरे पास आ जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से मैं ओ ए को बाहर ले रहा हूं, तो अंदर रह गया यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे हो गया ए आई बाय ओ ए हो गया। क्लियर है, क्लियर है। तो इसको देखो अब और कैसे लिख सकते हैं, एन एस नॉर्मल शिफ्ट। तो भाई ओ ए इज टी, टी लिख दिया मैंने, यहाँ पे हुआ 1 एंड इसको मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन करके किसके साथ, ओ ए अपॉन ए आई करके लिख देता हूँ, ओ ए अपॉन ए आई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एयर टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर टू वाटर, मतलब एन एस आपके पास क्या हो गया, टी हो गया, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बाय, और सॉरी 1 बाय लिखना है यहाँ पे, 1 बाय म्यू, म्यू कितना हो आपके पास, एयर टू वाटर, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास नॉर्मल शिफ्टिंग का फॉर्मूला एंड प्रोसेस। ठीक है, तो नॉर्मल शिफ्ट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो इसको नोट कर लो एक बार, फिर रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे करते हैं। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सॉरी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आएंगे यहाँ पे। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर है, इसको ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, और एक होता है हमारे पास सेकंड कॉनकेव। तो हमारे पास सिलेबस में कितने हैं, सिर्फ एक है कॉन्वेक्स, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, किसको करेंगे हम, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से हम करने वाले हैं। क्लियर है, ठीक है। और कौन सा केस करेंगे इसका भी, इसका हम पहला केस करने वाले हैं रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम चल रहे हैं रेयर टू डेंसर। जो डेंसर टू रेयर है बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम प्रोसेस होगा। सिर्फ आपका क्या हो जाएगा कि
आपका जो इमेज है वो बन जाएगा रेरर में, ऑब्जेक्ट होगा आपका डेंसर के अंदर, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में सबसे पहले हम बनाते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो मैंने बनाया ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस इस तरह से, ठीक है, बना दिया गया एंड इसको हमने इस तरह से लिख दिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पर है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, पोल। इसका सेंटर कहाँ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका सेंटर होगा, जिसको मैंने नाम दिया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। अब इसके बाद सबसे पहली बात, इसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं जिसको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। अजम्पशंस ये हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, जो इमेज होगी, वो पॉइंट की तरह होंगे। तो मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से पॉइंट होगा, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर। हमेशा अगर जब आपको सेंटर बनाना है, सॉरी नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल आप कैसे बनाओगे, सेंटर से एक लाइन खींचनी है बस आपको, सेंटर से एक लाइन खींच देनी है, वो बन जाएगा आपका नॉर्मल। यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, नॉर्मल बन गया। क्लियर है, ये नॉर्मल है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से रे गई इंसिडेंट रे, जो कि नॉर्मल पे फॉल हो गई इस तरह से जाके चली गई। अब रे कहाँ से कहाँ जा रही है, ये फर्स्ट मीडियम है जो कि रेरर है, ये सेकंड मीडियम है जो कि क्या है, डेंसर है, ठीक है, जो कि क्या है, डेंसर है। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको कि रेरर टू डेंसर जा रही है, तो टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। एंड नॉर्मल कहाँ पर है, ये रहा, इधर, इधर शिफ्ट होगी। उधर की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मीडियम के साथ नहीं है, ठीक है, मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं है जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो इधर है। चलो, तो रे ऐसे जाते जाते काम हो जाएगी नीचे की तरफ, तो ये हो गई ऐसे शिफ्ट, ठीक है। थोड़ी सी सीधी बनाते हैं, रुकिएगा, इसको अच्छे से बनाते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो यहाँ पर बन गया आपके पास दिस, यहाँ पर आ गया आपके पास क्या, इमेज। क्लियर है। रे ऑप्टिक्स कर रहे हैं तो डायरेक्शन जरूर शो करें रेज की, कि कैसे रेज आपकी जा रही है। सबसे पहले इंसिडेंस एंगल कहाँ बनाएंगे, नॉर्मल के साथ, तो ये रहा इंसिडेंस एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल कहाँ रहा, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी एक एंगल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्फा। रिफ्रैक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बीटा। एंड इसी तरह से नॉर्मल भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है जिसको हम बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। क्लियर है। तो अभी सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, अजम्पशन देखो क्या थी कि ऑब्जेक्ट और जो इमेज होगी वो पॉइंट की तरह होंगे, जितने भी एंगल यहाँ पे होंगे वो सारे स्मॉल होंगे। तो दैट्स व्हाई, मतलब अगर आप साइन आई को लिख रहे होंगे तो साइन आई की आई भी लिख सकते हो आप। अगर आप साइन आर लिख रहे हैं तो उसको नियरली इक्वल आर लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया था स्नेल्स लॉ से, यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, पहले थोड़ी सी एक बात, यहाँ पे इनके नेम लिख देते हैं कि ये यहाँ तक कौन है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो इसको यू लिखेंगे। ये यहाँ तक कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये कैपिटल आर लिखेंगे। एंड ये यहाँ तक कौन है, यहाँ तक ये बी है, इमेज डिस्टेंस है। क्लियर, ऐसे लिख लेते हैं। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। एंड जो इसका अपर्चर होता है भाई, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, मीन्स लगभग ये सीधा होता है, ठीक है। इसकी भी बात करते हैं अभी, आपको अच्छे से समझ में आएगी डेरिवेशन, जब वीडियो खत्म होगी तो आपको फील आएगी, बहुत बढ़िया वाले। अब देखिएगा अभी कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मैंने बोला कि स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से कहां जा रहे हैं, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहे हैं, तो फर्स्ट से सेकंड। मैंने बोला था इसको कैसे लिख सकते हैं आप, सेकंड अपॉन फर्स्ट, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो कहां जा रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे साइन आई बाय साइन आर लिखेंगे, साइन आई बाय साइन आर लिखेंगे। क्लियर। अब देखो मैंने बोला है कि जितने एंगल है वो स्मॉल है, तो मतलब जो साइन आई है वो किसके इक्वल है, वो आई के इक्वल है। जो साइन आर है वो किसके इक्वल है, वो स्मॉल आर के इक्वल है। तो मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो आपका म्यू2 बाय म्यू1 है, मीन्स आपका जो म्यू2 बाय म्यू1 है वो क्या हो गया, आई बाय आर हो गया। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास मिला म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, म्यू2 आर, म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आई और आर की वैल्यू पुट करनी है। तो आई और आर कैसे निकाल सकते हैं, तो ये रहा आई, ये रहा आर। हम आई को इस तरह से निकालते हैं कि इस तरह से निकालते हैं कि जैसे हम किसी ट्रायंगल के लिए लिखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम
इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, जितने इंटीरियर एंगल होंगे उनके सम के बराबर होगा। तो एक्सटीरियर कौन है, ये बाहर है, आई, आई लिख दिया। इंटीरियर एंगल कौन है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, तो मतलब अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा हो गया। क्लियर है। इसी तरह से आर और बीटा इंटीरियर एंगल है। अगर हम एक ट्रायंगल को देखें, कौन से ट्रायंगल को देखें, एनसीआई को, एनसीआई को देखें, तो आर प्लस बीटा इज द इंटीरियर एंगल एंड गामा इज द एक्सटीरियर एंगल। मतलब गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, बट हमें चाहिए आर, तो आर क्या हो गया, गामा माइनस बीटा हो गया, गामा माइनस बीटा हो गया। क्लियर। तो पुट कर देते हैं म्यू वन के साथ, म्यू वन साथ में कौन है, आई, आई इज अल्फा प्लस आर। म्यू टू के साथ कौन है, आर, आर इज गामा माइनस बीटा, कौन है, गामा माइनस बीटा आपके पास। क्लियर हो बेटा। म्यू वन क्या हो गया, अल्फा प्लस आर, म्यू टू हो गया गामा माइनस बीटा। अब आपको क्या करना है, इन एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इन एंगल को निकालने से पहले सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि अपर्चर जो हमने बोला कि बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ पर, जिसको हम क्यू नाम देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, क्यू, तो इसका मतलब ये है कि जो पी है वो इक्वल है, नियरली किसके इक्वल है, वो क्यू के इक्वल है। मतलब पी लिखें क्यू लिखें, बात एक ही रहने वाली है। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं इन एंगल्स को, अल्फा बीटा एंड गामा। जब भी आपके एंगल स्मॉल होते हैं तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे जब एंगल फाइंड आउट करोगे तो आप यहाँ पे 10 निकाल सकते हो। मीन्स यहाँ पे हम 10 अल्फा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 अल्फा। 10 अल्फा कहाँ होगा, इस ट्रायंगल के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर इज एन क्यू, एन क्यू, एंड नीचे बेस क्या होगा आपका, क्यू ओ, क्यू ओ। क्लियर है। अगर हम बीटा की बात करें तो 10 बीटा लिखेंगे, 10 बीटा इज इक्वल टू, बीटा कितना है, एन क्यू बाय क्यू आई, एन क्यू बाय क्यू आई होगा हमारे पास। क्लियर है। अब हम बात करें 10 गामा की, किसकी बात करें, 10 गामा की, तो 10 गामा कैसे होगा, 10 गामा एन क्यू बाय क्यू सी होगा, एन क्यू बाय क्यू सी होगा, एन क्यू बाय क्यू सी होगा। ठीक है, क्योंकि जो एंगल हमें निकालने वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही निकालेंगे ना, तो कॉमन सी बात है, यहां से निकाल दिया। अब देखो, अब इसको पुट करना है यहाँ पे, तो म्यू वन, ठीक है, म्यू वन कर दिया। अब एक बात देखो ना, वैसे ऊपर एन क्यू है, अगर इनको हम पुट करने से पहले भी उड़ा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी चलो रख देते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 10 अल्फा, मतलब एन क्यू बाय क्यू ओ। ठीक है, यहाँ पे है प्लस गामा, गामा इज एन क्यू बाय क्यू सी। आगे आपके पास म्यू टू, जो कि क्या हुआ, गामा, गामा कितना हुआ, एन क्यू बाय क्यू सी, माइनस बीटा, बीटा इज एन क्यू बाय क्यू आई, क्या है, एन क्यू बाय क्यू आई है। एन क्यू इधर से कॉमन, एन क्यू इधर से कॉमन यहाँ पे, तो यहाँ से दोनों साइड से एन क्यू कट गया, तो यहाँ पर आ गया सिर्फ 1, कितना आ गया यहाँ पे, 1 आ गया। अब इस तरह से 1 कर सकते हैं। अब मैंने बोला था कि P किसके बराबर है, Q के, तो जहां पे Q है वहां पे P कर दो, यहाँ पे P कर दो, यहाँ पे P कर दो, एंड यहाँ पे P कर दो। अब कुछ नहीं करना, जितने भी म्यू टू एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे म्यू टू, यहाँ पे म्यू टू, यहाँ पे म्यू वन, यहाँ पे भी म्यू वन। ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास क्या है, आपके पास पीसी अलग अलग जगह रखे, इनको एक साइड कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो हमारे पास हुआ म्यू वन अपॉन पी ओ, इधर आ गया ये प्लस हुआ म्यू टू अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू टू बाय पी सी माइनस म्यू वन अपॉन पी सी। मीन्स यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो ये बन गया आपके पास कॉमन एक क्या, पीसी ही बन गया, नीचे क्या बन गया, यहाँ पे पीसी बन गया। क्लियर है। अब आपको निकालनी है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन देखो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। साइन कन्वेंशन आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको लिखना है पीओ, क्या लिखना है, पीओ लिखना है। तो पीओ का है, सारे डिस्टेंस आपको पोल से मेजर करने होते हैं, तो पी से इधर आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इन द इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब हम इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, उसके अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो पी से ओ का डिस्टेंस है वो माइनस में लिया जाएगा, माइनस यू। फिर है पी आई कितना हुआ, पी आई उधर ही है, उधर ही रे जा रही है इंसिडेंट रे, हमें डिस्टेंस उधर ही मेजर करना पोल से, तो प्लस का बी। पीसी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उधर ही मेजर कर रहे हैं, तो ये भी प्लस का आर। मतलब आपको जब आपका डिस्टेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन हो इंसिडेंट रे के, तो नेगेटिव कंसीडर कर लेना। एंड एक बात याद रखना कि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रखेंगे अब म्यू वन
अपॉन पीओ, पीओ इज माइनस यू, प्लस म्यू टू इज नीचे पी आई, पी आई इज वी, इज इक्वल टू जिस मीडियम में जा रहे हैं, जिससे आ रहे हैं वो लिख दिया, नीचे पी सी आर लिख दिया। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस व्हेन रे गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अगर डेंसर टू रेयर का केस लिखना हो, अगर हमें लिखना हो डेंसर टू रेयर का केस, तो क्या होगा, देखो पहले ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, इसमें क्या है, म्यू वन में कौन है, ऑब्जेक्ट रखा है, बट इसमें क्या होगा, म्यू टू में ऑब्जेक्ट होगा, मीन्स म्यू टू माइनस यू प्लस इमेज बनेगी म्यू वन के अंदर अपॉन वी, जिसमें जा रहे होंगे उसको पहले लिखेंगे माइनस म्यू टू, जिससे आ रहे हैं नीचे आर। इस तरह से करते हैं हम डेंसर टू रेयर के लिए। ठीक है, तो इसे आगे करेंगे थिन लेंस फॉर्मूला एंड साथ में लेंस मेकर फॉर्मूला। तो पहले लेंस मेकर फॉर्मूला होगा, फिर थिन लेंस फॉर्मूला होगा एंड फिर प्रिज्म पे चलेंगे। इस तरह से सारी ऑप्टिक्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से नोट कर लीजिए सर। चलिए तो नेक्स्ट जो हम करेंगे अब वो करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला और उसके बाद करेंगे थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उससे। एक बार डेरिवेशन को ध्यान से समझना आपको। ठीक है, कि डेरिवेशन का जो वन शॉट है, इसके अंदर जितने भी डेरिवेशन मैं आपको करवाने वाला हूँ तो सभी को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैं टाइम लगा के समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, फिर करेंगे थिन लेंस फॉर्मूला। क्लियर, चलिए तो लेंस मेकर फॉर्मूला सबसे पहले तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्लियर है, चलिए तो लेंस मेकर फॉर्मूले के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेंस लेंगे। कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि उससे इमेज क्या बनती है आपकी, रियल एंड वर्चुअल दोनों बना सकते हैं हम। ठीक है, डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट किस तरह से आप रख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि जो हमारे सिलेबस में है उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे किसको, कॉन्वेक्स लेंस को। ठीक है, अपर्चर बहुत स्मॉल होता है, लेकिन आपको शो करने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया गया इस लेंस को। अपर्चर का मतलब अपर्चर जितना बोला जाएगा कि अपर्चर उतना कम, उतना ही छोटा होता जाएगा, मतलब बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, इस तरह से। ठीक है, कि जैसे ये अपर्चर कम बनाना है तो ये ऐसे, और कम बनाना तो ये ऐसे, और कम तो ये ऐसे, और कम तो ये ऐसे, मतलब छोटा होता जाएगा आपका लेंस। क्लियर है, चलिए तो अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर बनाने होंगे आपको दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एक P1 होगा पोल, ये होगा P2 एंड ये इसका होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिसको O से नाम दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले कि ये सर्कल होगा इधर का, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं यहाँ पे बन रहा होगा। इस तरह से ये यहाँ पर कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये C2 होगा। क्लियर, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है इस फेस के लिए। तो इस फेस के लिए हम ड्रॉ कर देते हैं कि जैसे हमने ऐसे ड्रॉ किया। यस, क्लियर है। दूसरे को हमने थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ किया कि ये यहां पर कट कर रहे हैं, सेंटर से थोड़ा इधर कट कर रहे हैं। अगर इधर से बनाओगे तो ज्यादा अच्छे से बन जाएगा आपका डायग्राम भी। ठीक है, चलिए अब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा है, जो कि क्या है O। यहाँ से इसको O मत दो, फिर इसको आप नाम दो, Q नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ पे रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का नाम दिया है यहाँ से यहाँ तक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ U। यहाँ से रे कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये है नॉर्मल, ये दूसरा नॉर्मल है, एन डैश नाम दे देते हैं। यहाँ से रे सीधा गई यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही रे यहाँ पे गई बिल्कुल सीधी आपको बनानी है यहाँ तक, इस तरह से। अब रे क्या कर रही है, बाहर कौन है, रेयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका क्या है μ2 है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो रे क्या करेगी, थोड़ा सा शिफ्ट होगी, थोड़ा शिफ्ट मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ के रे चली गई यहाँ पर। क्लियर, तो ये कहाँ जानी चाहिए अब रे, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करो ताकि डायग्राम अच्छे से बने। एक मिनट रुकिए, थोड़ा इसको और नीचे लेके चलते हैं, यहाँ पर लेके चलते हैं। ठीक है, कि रे आपकी यहाँ पर चली गई। क्लियर है, अब रे जानी कहाँ चाहिए, रे जानी चाहिए इस तरह से जाते 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 जाते, इसको भी सीधा करते हैं।
यहाँ पे जानी चाहिए, ठीक है। मीन्स इस फेस के लिए आपकी इमेज यहाँ पे बननी चाहिए जो कि है I1, एंड यहाँ से इसके ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने बोल दिया कितना है, V है। कितना डिस्टेंस है, V है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का R1, ठीक है। एंड इसी तरह से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का ये डिस्टेंस कितना होगा, R2 होगा। क्लियर है। इस तरह से अब रे यहाँ से बाहर आएगी, जैसे यहाँ से बाहर आई तो रे डेंसर टू रेरर आ रही है, तो ये क्या करेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। नॉर्मल ये था, इससे दूर हटेगी तो दूर इधर नीचे, तो मतलब ये बन जाएगी इधर इमेज, ठीक है। तो यहाँ बन गई हमारे पास क्या, इमेज बन गई, एक्चुअल इमेज। मतलब आपके पास ये बन गया क्या, V बन गया यहाँ तक। क्लियर है। इस तरह से आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाना है अच्छे से, ठीक है। स्केल का यूज करोगे तो अच्छे से बन जाएगा। तो पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या पार्ट है कि जब रे आपकी रेरर टू डेंसर जाती है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जब भी आपकी रे रेरर टू डेंसर जाती है तो हम फॉर्मूला लिखते थे μ1 अपॉन -u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये लिखते थे। तो माइनस μ1 अपॉन u, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहीं पर रखा है तो u रख दिया, क्लियर है, प्लस μ2 अपॉन v इस फेस में जब एंटर कर रहे हैं तो इमेज बननी चाहिए यहाँ पर। रेरर टू डेंसर गए हैं हम, ठीक है, बाहर की बात नहीं कर रहे अभी, रेरर टू डेंसर। तो रेरर टू डेंसर इमेज यहाँ पे बन रही है ना, इस फेस के लिए इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ। तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ का डिस्टेंस है V1, तो दैट्स वाई यहाँ रख देंगे V1। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इधर है, ये कितना हुआ, R1 हुआ। तो ये इक्वेशन हुई फर्स्ट। अब इसके बाद रे जब डेंसर टू रेरर आ रही है, बाहर आ रही है, रे डेंसर टू रेरर, ठीक है। मीन्स इस तरह से आप बोल सकते हो कि रे जब यहाँ से बाहर आ रही है तो जानी चाहिए थी यहाँ, लेकिन गई यहाँ पर जहाँ पे फाइनल इमेज आई है, यहाँ पे I डैश है। क्लियर है। मीन्स ये V है, ये V1 था। क्लियर है। ये जब ऐसे बन रही है डेंसर टू रेरर, ठीक है, समझ रहे हो, डेंसर टू रेरर। अब डेंसर टू रेरर मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, डेंसर में है। तो मतलब हम कैसे लिखेंगे अब कि माइनस μ2 अपॉन, कौन है ऑब्जेक्ट, अब ये रे पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है। अब कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, ऐसा लगता है कि ये जो रे आ रही है ये यहां से आ रही है, मतलब इस I1 पोजीशन से आ रही है। तो मतलब ये जो I1 है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा, तो इसलिए रखेंगे यहाँ पे V1 प्लस इमेज का बनेगी U1 में, तो इसलिए फाइनल इमेज हुई V। किस में जा रहे हैं, U1 में जा रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, μ2 से। नीचे रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा, सेकंड वाला, रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा, सेकंड वाला। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद सिंपल है कि आपके पास ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये। इन दोनों को सिंपली आपको ऐड करना है, सिंपली ऐड कर दीजिए। तो सिंपली ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस u1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v1 प्लस ये वाला माइनस हो गया, तो दैट्स वाई यहाँ माइनस μ2 अपॉन v1 प्लस u1 अपॉन v इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड, तो μ2 μ1 अपॉन R1 प्लस करना है, प्लस कर देते हैं μ1 माइनस μ2 अपॉन R2 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे μ2 माइनस μ1 है, तो इसको भी μ2 माइनस μ1 बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा μ2, यहाँ पे हो जाएगा μ1। क्लियर है। मतलब इसमें से माइनस लिख के बाहर लिख दिया ना, कॉमन लेके, ठीक है। चलो अब बेटा यहाँ पे देखो क्या रह गया आपके पास, ये और ये कट गया, तो आपके पास रह गया माइनस u1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस u1, अंदर रह गया यहाँ पे क्या 1/r1 माइनस 1/r2 रह गया। इस तरह से μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया, अंदर रह गया क्या 1/r1 माइनस 1/r2 रह गया। यहाँ से भी तो μ1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से μ1 को हटाया हमने, तो यहाँ पे बन गया 1 1। तो जो μ1 यहाँ पे लिखा उसको यहाँ पे लिख दिया। क्लियर। अब देखो क्या करना, सिंपल सी चीज है कि माइनस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू हो गया μ2 बाय μ1 माइनस 1 क्या 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आगे की तरफ ऐसे कि माइनस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड लिख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा μ 1 से 2 जा रहे हैं, मतलब दिस हो जाएगा 1 से 2 जा रहे हैं ना,
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2/1 लिख दिया एंड यहाँ पे हो गया आगे क्या है 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हुआ आपके पास अभी तक हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज करते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, आपकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, आपकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो उसको जब हम यूज कर लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है 1/infinity 0 हो गया, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो बचा क्या सिर्फ 1/f v की जगह इज इक्वल टू कितना μ1, सॉरी इसको इधर नहीं लिखते, यहाँ पे जगह भी कम है, इधर लिखते हैं। तो देखो भाई म्यू इन्फिनिटी है, यू इन्फिनिटी है, तो -1/infinity कितना हो जाएगा 1/infinity 0 नॉट डिफाइंड, तो इसको यूज नहीं करेंगे। 1/v इज 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिखा जा रहा है, वो तो हम बता रहे हैं कि 1 से 2 का है वो। फिर आगे क्या है 1/r1 है माइनस 1/r2 है आपके पास, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्लियर है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, इसके बाद करते हैं थिन लेंस फॉर्मूला, क्लियर है, जल्दी से फटाफट। चलिए अब करते हैं हम थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला के बाद पावर कर लेंगे, ठीक है। थिन लेंस फॉर्मूला के बाद हम कर लेंगे पावर। चलिए तो जो कंसेप्ट हमारा यहाँ पे यूज हुआ वही कंसेप्ट हमारा पावर वाले में यूज होगा, वही कंसेप्ट हमारा पावर वाले में यूज होगा, ठीक है। चलिए तो आगे करते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है। थिन लेंस फॉर्मूला क्या शो करता है हमें, ये एक रिलेशन शो करता है किस किस के बीच में। जैसे मिरर फॉर्मूला होता था वो रिलेशन शो करता था आपका फोकल लेंथ v और u के बीच में, सेम यहाँ पर ये रिलेशन शो कर रहा होगा फोकल लेंथ के बीच में -1/u + 1/v मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v के बीच में, क्लियर है। इस तरह से समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे अपना। थिन लेंस लिया हमने कॉन्वेक्स इस तरह से, ठीक है, ज़्यादा ही थिन बना दिया ये। यहाँ पर क्या है इसका फोकस है, यहाँ पर क्या है इसका फोकस, फोकस से इधर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका नाम है ए बी, क्या नाम है ए बी नाम है, क्लियर। इससे रे क्या होगी पैरेलल जाएगी, किसके पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पर। सेम ये वाली कहां से जाएगी, अब फोकस से निकल के जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं हम एडजस्ट कर लेते हैं एक बार डायग्राम से अच्छे से, क्योंकि जब हम स्केल से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा आपके पास, ठीक है। तो यहां बन गया आपके पास क्या भाई, आपके पास बन गया अब क्या इमेज बन गई, जो कि क्या बनी ए बन गया a' एंड b बन गया b', क्लियर। नेमिंग कर लेते हैं कि ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर है o। यहाँ पर इस तरह से हम लाइन खींच सकते हैं, बना सकते हैं। a हुआ, b हुआ, o हुआ, इसको c लिख देते हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं d, क्या लिख देते हैं d लिख देते हैं ऊपर वाले पॉइंट को। तो यहाँ पे करना क्या होता है आपको, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने होते हैं कॉन्ग्रुएंट, एंड उनमें एक जैसे कि परपेंडिकुलर और बेस की जो है कंडीशन लगा देनी होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस की। चलिए तो अब कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ट्रायंगल लेता हूँ आपके पास कौन कौन सा ए बी ओ, एंड साथ में ट्रायंगल लेता हूँ मैं a' b' o, ठीक है। तो ये क्या है सिमिलर ट्रायंगल, आप बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या करना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन, पहले हम लिखते हैं ये वाली चीज a' b', इमेज के लिए लिख लेते हैं। नीचे आ गया क्या ऑब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया ऑब्जेक्ट आ गया, क्लियर है। a' b', ठीक है, a' b' अपॉन ए बी हो गया क्या, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ o a' अपॉन क्या हुआ आपके पास o a, क्लियर है। ये फर्स्ट हुआ। वैसे आप क्या लिख सकते थे परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस इज o a', तो o a' इधर आता, मैंने पहले से इसको उधर करके लिख दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब आप परपेंडिकुलर बाय बेस लिख के एक साइड लिखते, परपेंडिकुलर बाय बेस लिख के एक साइड लिखते, फिर वहां पे परपेंडिकुलर को हम एक साइड कर लेते, बेस को एक साइड कर लेते, तो वही कंडीशन यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब और कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे भाई, दूसरा ट्रायंगल आपके पास दो वो है DCO एंड आपके पास है a' b' o, a' b' c, DCO या DOC इस तरह से लिख दीजिए आप DOC
एंड यहाँ पे क्या आपके पास सी डैश ए डैश बी डैश, इस तरह से कर दो। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है आपके पास। ठीक है, चलिए तो इसमें भी वही कंडीशन लगाएंगे हम, परपेंडिकुलर बाय क्या हो जाएगा डी ओ हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा सी ए डैश अपॉन क्या हो जाएगा सी ओ या ओ सी हो जाएगा, आपकी मर्जी है। ठीक है, सी ए डैश या फिर ओ सी हो जाएगा हमारे पास। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर एक चीज देखिए, क्या डी ओ ए बी के बराबर नहीं है? डी ओ ए बी के बराबर नहीं है क्या? चलो तो ए बी के बराबर कर देते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे डी ओ क्या हो गया ए बी हो गया। तो यहाँ पे एक चीज देखो, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से ये और ये सेम आ रहा है, तो बचा कौन? सिर्फ ये और ये बच गया। तो ओ ए डैश अपॉन ओ ए इज इक्वल टू हो गया सी ए डैश अपॉन ओ सी। ठीक है, ओ ए डैश कौन है? ओ ए डैश इज द इमेज डिस्टेंस दैट इज वी। ठीक है, क्या हो गया? v हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे v। ओ ए इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको लिख देंगे u। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, इसको अपोजिट लिख रहे हैं तो माइनस u इज इक्वल टू सी ए डैश। सी ए डैश कैसे निकलेगा? सी ए डैश, सी ए डैश कैसे निकलेगा भाई? ध्यान दीजिएगा, इधर o से लेकर c तक यहाँ पर क्या है? ये फोकस है, यहाँ पर क्या है? ये फोकस है। ठीक है, क्योंकि हमने सी जिसको नाम लिया ये फोकस ही रख सकते थे आप, ये फोकस है। तो ये फोकस रख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। सी को एफ ही बोल देते हैं। ठीक है, एफ बोल देते हैं, जहाँ पे हमने सी लिखा वहाँ पे एफ लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या चाहिए आपको? सी की जगह एफ लिख दिया, सी की जगह एफ लिख दिया। ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब थोड़े नाम भी चेंज हो जाएंगे, जैसे कि आपके पास ए डैश एफ कर रहा था हमने, तो ये सी को एफ कर देंगे, यहाँ पे भी सी को एफ कर देंगे। क्लियर है, ऐसे कर देंगे, वो नेमिंग का चक्कर है और कुछ नहीं, आपकी मर्जी है, जैसे कर दीजिएगा। एफ डैश का मतलब क्या है? एफ डैश का मतलब है कि अगर हम v में से v माइनस कर दें, ठीक है, v में से अगर f माइनस कर दें, v में से अगर ये f कैपिटल F जिसको फोकस बोलते हैं मीन्स फोकल लेंथ माइनस कर दें, तो हमारे पास एफ डैश आ जाएगा। आ गया, नीचे है ओ एफ इज द फोकल लेंथ, पॉजिटिव में ही आएंगे, उसी डायरेक्शन में जा रही है इंसिडेंट रे, उसी डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है, तो यहाँ पे करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ गया वी एफ हुआ, ये माइनस उधर गया यू के साथ, तो माइनस यू वी, माइनस माइनस प्लस यू एफ। क्लियर, इसको डिवाइड कर देंगे यू वी एफ से, इसको डिवाइड कर देंगे यू वी एफ से, इसको डिवाइड कर देंगे यू वी एफ से। तो क्या रह गया आपके पास? वी एफ कट गया, तो यहाँ पे रह गया 1/u इज इक्वल टू, यहाँ से यू वी और यू वी कट गया तो रह गया -1/f, इधर रह गया 1/v। ठीक है, यू एफ और यू एफ कट गया, तो इसको करेंगे इधर तो 1/f हो गया, इसको ले जाएंगे उधर तो -1/u हो गया, एंड यह हो गया v। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास क्या? थिन लेंस फॉर्मूला। क्लियर बच्चा लोग, समझ में आया अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए अब एक बात देखिएगा, यहाँ पर हमने कर लिया थिन लेंस फॉर्मूला, अब हमें करना होता है डेरिवेशन किसका? मैग्निफिकेशन को कैसे करना है। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना मैग्नीफाई हो गया है, कितना बड़ा बनाया गया है, मीन्स उसकी जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बनी है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन होता है एम से शो, ऊपर आता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट या साइज बोल सकते हो आप, साइज ऑफ इमेज आप बोल सकते हो। नीचे होगा आपके पास क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो। क्लियर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो। इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए अब देखिएगा भी ध्यान से, m क्या हुआ? हाइट हो गया, साइज ऑफ इमेज हो गया, नीचे हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलो m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, नीचे बन रही है साइज, तो मतलब माइनस का h, ऑब्जेक्ट का है ऊपर जिसको हमने लिखा h0, हाइट। ठीक है, अब एक बात देखो, a डैश बी डैश अपॉन ए बी कौन है? a डैश बी डैश अपॉन ए बी कौन है भाई? हाइट ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज है, नीचे क्या है? ए बी ऑब्जेक्ट की है, तो मतलब ये किसके इक्वल है? ओ ए डैश अपॉन ओ बी के, ओ ए के इक्वल है। तो ओ ए डैश कितना है? ओ ए डैश इज वी। ठीक है, ओ ए डैश इज वी बनाते हैं इसको। ठीक है, नीचे क्या है? ओ ए किधर है? इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन मार तो माइनस यू, तो इसको कट कर दिया इससे, मीन्स m हो गया आपके पास क्या? v/u। तो ये कौन सा लेंस है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है,
कौन सा लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है। एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। नेगेटिव कब, जब वर्चुअल इमेज बनेगी आपकी, कब बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी जब, ठीक है, वर्चुअल इमेज। क्लियर है। कॉनकेव के लिए क्या होती है, मैग्निफिकेशन प्लस में ही रहती है, कॉनकेव के लिए पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है, समझ गए। चल, तो यहां पर हो गया आपके पास क्या, यहां पर हो गया आपके पास थिन लेंस फॉर्मूला, साथ में आ गया मैग्निफिकेशन। अब चलते हैं पावर ऑफ लेंस के ऊपर, ठीक है, पावर ऑफ लेंस के ऊपर। एंड अगर ज्यादा बड़ा वीडियो हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एक पार्ट में हम पावर ऑफ लेंस तक पढ़ लेंगे एंड एक पार्ट में हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड साथ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे उनको पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अब करते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि जो आपकी रे है उनको लेंस कितना कन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है, वो होती है पावर। एंड पावर को कैसे लिखते हैं, पावर इज 1/f, पावर इज 1/f इन मीटर, ठीक है, पावर इज 1/f इन मीटर। एंड इसको लिखते हैं क्या, डायोप्टर में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, डायोप्टर में लिखते हैं। क्लियर है, शो करेंगे कैपिटल डी से। तो होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, थिन लेंस फॉर्मूले के लेंस ब्रेकर फॉर्मूले के केस में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो 1/f को एक तो पावर बोला जाता है, मीन्स पावर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 है। कहने का मतलब यहाँ पे जो पावर है वो इनवर्सली है किसके, डायरेक्टली है किसके, म्यू माइनस 1 के, ठीक है, म्यू माइनस 1 के। समझ में आ गई, समझ में आ गई, क्योंकि इसका बड़ा यूज होने वाला है कि कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, डेरिवेशन जो आता है वो आता है कॉम्बिनेशन में। किसमें आता है, कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन आता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में करते हैं, एक मिनट चेक कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक आएगा हमारा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट हमारे पास आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट हमारे पास आएगा, ठीक है। चलिए तो कर लेते हैं इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। अगर आपके लेंस कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, पावर क्या होगी उनकी, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। तो इसके केस में आपको पावर निकालनी, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। मतलब कैसे कि जैसे आपके पास एक लेंस ये रहा, एक लेंस इस तरह से हमने बनाया है, ये इसको टच कर रहा है ऐसे, क्लियर, बराबर इनको बनाना है अपने। एंड यहां से जा रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। क्या करना है कि ये एक सिंगल की तरह बिहेव कर रहा होगा, ये एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव कर रहा होगा, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया, ठीक है, रे क्या हो रही है, डेंसर में एंटर कर रही है, तो थोड़ी ऐसे शिफ्ट होगी, ऐसे शिफ्ट होके जानी कहाँ चाहिए, जानी इस तरह से चाहिए, ये यहाँ पर जानी चाहिए, यहाँ पर जहाँ पे इमेज बनती है I1, जब ये यहाँ से एंटर करता है। लेकिन जब ये यहाँ से निकलती है बाहर रे, तो ये यहाँ पर इमेज बनती है, फाइनल इमेज, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया आपके पास क्या, V, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया आपके पास क्या, V1, क्लियर है, क्लियर। एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया आपके पास क्या, U। यहाँ पे दो लेंस लिए हमने, कॉन्वेक्स लेंस लिए, तो एक की फोकल लेंथ हमने बोली कितनी है, f1, और एक की फोकल लेंथ हमने बोल दी कितनी है, f2, क्लियर है। अब निकालते हैं कॉम्बिनेशन से। चलो तो पहले फर्स्ट लेंस के लिए अगर हम लिखें, फर्स्ट लेंस के लिए अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए देखिए, फर्स्ट लेंस के लिए जब रे आपकी यहां से अंदर एंटर कर रही है, ठीक है, फर्स्ट लेंस, अब ऐसे लिख सकते हो फॉर फर्स्ट लेंस, फॉर फर्स्ट लेंस क्या होगी, कैसे लिखते हैं, 1/f लिखते हैं, माइनस 1/u लिखते हैं, प्लस 1/v लिखते हैं। कितनी है फोकल लेंथ, पहले की f1 है। ऑब्जेक्ट कौन है, ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा ना, सिंपल लिखते हैं u, ठीक है, माइनस में तो पहले ही साइन कन्वेंशन लगा रखे है ना,
v कितना हुआ, v उधर ही बन रहा है, तो v कौन सा बन रहा है, v1 बन रहा है, क्योंकि जब यहां से ये लेंस कहाँ इमेज बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा, ये कितना है v1। क्लियर। दूसरे के लिए लिखते हैं, ये हुआ फर्स्ट। फॉर सेकंड लेंस, फॉर सेकंड लेंस हम लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर सेकंड लेंस क्या करेंगे, फोकल लेंथ इज f2, क्या हो जाएगा -1/u। u कौन है, अब इसके लिए सेकंड लेंस के लिए रे ऐसे आ रही है, ऐसे कहां से आ रही है, यहां से। उसे लगता है कि ये ऑब्जेक्ट है एंड इमेज बनती है कहां पे, यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब u हो गया कौन, v1 प्लस 1/v, ये हो गई सेकंड। दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करो तो क्या मिलेगा, 1/f1 प्लस 1/f2, क्या बन जाएगा यहाँ पे, -1/u प्लस 1/v1 प्लस की जगह माइनस हो गया क्योंकि ये माइनस था, 1/v1 प्लस 1/v, तो ये कट गया इससे। -1/u प्लस 1/v क्या होता है, -1/u प्लस 1/v क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया आपके पास 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। क्लियर हो। तो 1/f को क्या बोलते हैं, पावर। 1/f1 को क्या बोलेंगे, p1 बोलेंगे। 1/f2 को क्या बोलेंगे, इस तरह से बोल देंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास पावर, मींस जब आपके लेंस कांटेक्ट में होते हैं तो सिंपल आपके पास जो पावर है वो इस तरह से आ जाती है। तो हो गई आपकी पावर की डेरिवेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। मतलब आपको क्या निकालना था, पावर निकालनी थी किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। तो आपने निकाल दी, क्या होगी, p1 प्लस p2 होगी। अगर लेंस थोड़ा दूरी पर होंगे तो कैसे लिखा जाएगा, जैसे ही आपका 1/f आ रहा है, इसको कैसे लिखा जाएगा फिर, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो वो डिफरेंट चीज है, जब थोड़े से सेपरेट रखे जाएंगे, मतलब अलग रखे जाएंगे, उनका डिस्टेंस आ जाएगा d। अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की, अगर लेंस आपके कॉन्टेक्ट में थे तो मैग्निफिकेशन कैसे लिखी जाएगी, सिंपल m1 m2 m3 इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। अगर पावर की बात करें तो पावर पॉजिटिव होती है किसकी, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है, एंड पावर नेगेटिव होती है फॉर कॉनकेव के लिए, ठीक है। तो भाई देखो डेरिवेशन मैं आपको करवा रहा हूं, कभी आपको होगी सर आपने ये फॉर्मूला तो लिखा नहीं था, भाई डेरिवेशन है, ठीक है। थ्योरी के लिए, डेरिवेशन के लिए, क्वेश्चन के लिए अलग से वन शॉट अपलोडेड है, वो तो ये आपके कहने से मैं डेरिवेशन के वन शॉट बना रहा हूँ, ठीक है। जो कि ऑप्टिक्स है उसका फर्स्ट पार्ट है ये, एंड इससे आगे हमारा जो पार्ट रहता है वो रहता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, एंड साथ में हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है। इस वीडियो के ऊपर टारगेट नहीं रखा जा रहा है, बट होप करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दोगे एंड इस वीडियो को फैला दोगे। तो जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड कर देंगे डेरिवेशन की, ये फर्स्ट पार्ट है, देखते हैं आप इसको कितना प्यार देते हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।